हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है पढ़िए गीता बनिए सीता, जिसे रघुवीर सहाय ने लिखा है। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिनीता, निज घर बार बसाइए। होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। आइए हम इस कविता से मिलती जुलती एक कहानी बेतवा बहती रही में सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी किसी उपन्यास या कहानी के बारे में ये निर्णय लेना कि उपन्यास सुखांत है या दुखांत बहुत कठिन हो जाता है। हृदय को मथ देने वाला उपन्यास बेतवा बहती रही मैत्रेयी पुष्पा की लिखी ऐसी ही उपन्यास है, जिसमें नायिका उर्वशी का विडंबित जीवन और उसका अंत आपको यह निर्णय नहीं लेने देगा कि उपन्यास सुखांत है या दुखांत। अप्सरा उर्वशी की तरह सुंदर लड़की उर्वशी की यह कहानी है, जिसकी यातनामय जीवन 3 गांव राजगिरी, सिरसा और चंदनपुर में समान रूप से यंत्रणापूर्ण रही। यह उपन्यास मीरा के माध्यम से कही गई है। मीरा उर्वशी की बचपन की सहेली है और पड़ोसी भी है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। बेतवा नदी के किनारे गांव राजगिरी की यह कहानी है, जो मीरा के नाना का घर है। मीरा बचपन से नाना के घर ही रही है, क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है। जबकि मीरा के 2 भाई विजय और उदय पिता के पास गांव चंदनपुर में रहते हैं। मीरा और उर्वशी पड़ोसी है। उर्वशी मीरा की बचपन की दोस्त है। उर्वशी का घर टूटा फूटा, उर्वशी का परिवार गरीब है। उर्वशी के परिवार में उर्वशी के माता पिता और एक कुटिल और चतुर भाई अजीत है। किसी प्रकार तिकड़मों से अजीत को वन विभाग में नौकरी लग जाती है। अब उर्वशी के विवाह का मामला आता है तो अजीत वर खोजता है, 4 बच्चों का पिता और हिस्ट्री सीटर एक व्यक्ति। उर्वशी के पिता तो तैयार हो जाते हैं, किंतु मीरा के नाना को बहुत कष्ट होता है। मीरा के नाना उर्वशी के पिता के सहयोग से उर्वशी के लिए एक अच्छा लड़का तलाशते हैं। वो लड़का है सिरसा गांव का संपन्न लड़का सर्वदमन। उर्वशी का विवाह सर्वदमन से हो जाता है। सिरसा गांव में बहू बनकर चली आती है। उर्वशी के दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पोथी का पन्ना तो पलटना पड़ता है, भाग्य का पन्ना तो स्वयं पलट जाता है। उर्वशी के जीवन से बहार का अंत तब हो गया जो सर्वदमन की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उर्वशी अपने छोटे से पुत्र देवेश के साथ यद्यपि ससुराल में इज्जत से रह रही थी, लेकिन उसके भाई अजीत को यह कब गंवारा हो। अजीत उर्वशी को अकेले ही, देवेश को तो सिरसा में ही छोड़ देता है, लेकर राजगिरी चला आता है और फिर उर्वशी का भावनात्मक शोषण करते हुए इसका विवाह मीरा के पिता विजेंद्र सिंह से कर देता है। मीरा के पिता विजेंद्र सिंह से अजीत को कुछ ज़मीन मिलता है, यद्यपि अजीत को अपनी इस दुष्टता की सज़ा भोगनी पड़ती है। उसे मुंह का कैंसर हो जाता है, नौकरी से सस्पेंड भी हो जाता है, उसका दुखद अंत हो जाता है। किंतु उर्वशी तो उसकी दुष्टता का शिकार हो चुकी थी। उर्वशी ससुराल चंदनपुर चली आती है, उदय, विजय और मीरा की माँ बनकर। समय बीतता जाता है। बड़े बेटे विजय की शादी होती है। विजय एक बार बीमार पड़ता है और वह मर भी जाता है। विजय की पत्नी की शादी उर्वशी परिवार में सभी से टक्कर लेकर उदय के साथ करवाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वैधव्य का क्या दंश होता है। वह नहीं चाहती थी कि विजय की पत्नी को यह दंश झेलना पड़े। उदय के साथ विवाह करवाने के चक्कर में उसका अपने पूरे परिवार से, विजेंद्र सिंह के परिवार के साथ कटु संबंध हो जाता है। विजेंद्र सिंह उर्वशी को अपने वैद्य के माध्यम से जहर दिलवाने लगते हैं। उर्वशी की किडनी फेल हो जाती है और उर्वशी मृत्यु के निकट पहुंच जाती है। आसन मृत्यु देखकर उर्वशी अपने पहले ससुराल सिरसा जाना चाहती है और अपने पुत्र देवेश से भेंट करना चाहती है। सिरसा पहुंचने तक की उर्वशी की यात्रा आपको रुला देगी। वह सर्वदमन की विधवा पत्नी है या विजेंद्र सिंह की पत्नी, उदय और मीरा की माँ है या देवेश की माँ, उसका गांव सिरसा है या चंदनपुर, ये समझना काफ़ी कठिन है। यह उपन्यास पढ़ने के बाद नारी जीवन की विवशता और दुरूहता आपको दग्ध कर देगी। ठीक ही तो महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में कहा है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। अर्थात हे नारी, तुम मेरे समझाने से पहले ही संकल्प लेकर, वो भी अश्रु जल से,
अपने जीवन के सोने से सपने को दान कर चुकी हूँ। धन्यवाद।